नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है हिसार, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। हरियाणा के जिला हिसार के गांव जुगलान में सुरेश सिंह का परिवार रहता था। सुरेश हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और जिला रोहतक में तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटा था अशोक, जो उन दिनों हिसार में कोचिंग कर रहा था, और एक बेटी थी किरण। किरण भी उन दिनों आईटीआई की तैयारी कर रही थी। सुरेश के पास लगभग 8 एकड़ खेती की जमीन थी, जो उन्होंने ठेके पर बुआई के लिए किसी को दे रखी थी। क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ाई में लगे थे और वो खुद अपनी पुलिस की नौकरी में व्यस्त थे, ऐसे में जमीन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। किरण और रोहतास की मुलाकात सन 2012 में हुई थी। किरण आईटीआई के लिए बस से रोज आदमपुर जाया करती थी। आदमपुर सिसवा निवासी रोहतास पेशे से ड्राइवर था और उन दिनों आदमपुर हिसार मार्ग पर बस चलाया करता था। किरण अक्सर उसकी बस में ही आया जाया करती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और दोनों के दिलों के बीच प्यार के अंकुर फूट पड़े। दोनों की आपस में बातें होने लगी। आपसी विचार मिलने की वजह से उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था और जल्द ही दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। पर समस्या ये थी कि दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। रोहतास सैनी था और किरण जाट परिवार से थी। ऐसे में शादी के बारे में सोचना तक उन दोनों के लिए किसी अपराध से कम नहीं था। पर वे शादी करने की ठान चुके थे। काफी सोच विचार करने के बाद दोनों ने तय किया कि अपने अपने परिवारों को बताए बिना वे गुपचुप तरीके से शादी कर लेंगे। फिर 8 अगस्त 2015 को रोहतास और किरण ने सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट हिसार की सहायता से शादी कर ली। अपने परिवार वालों की आदत देखते हुए किरण ने शादी के समय ही सनातन धर्म मंदिर के शादी वाले रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करते समय ये भी लिख दिया था, शादी के बाद मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी। अगर लगातार 5-7 दिनों तक मेरे पति के साथ संपर्क ना हो पाए तो ये समझ जाए कि मेरी जान को खतरा है। मेरे घर वाले मेरी हत्या भी कर सकते हैं। मुझे वहां से निकाल लिया जाए, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं होगा। मंदिर में शादी करने के बाद उन्होंने अपनी शादी कोर्ट से भी रजिस्टर करवा ली। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले गए। दरअसल किरण की मां को कैंसर था। वो कोई सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में उन्हें गैर जाति के युवक से शादी करने वाली बात बताना तो कतई उचित नहीं था। इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस शादी को तब तक गुप्त रखा जाएगा जब तक किरण के माता पिता इस बात को लेकर राजी नहीं हो जाते। योजना ये भी थी कि किरण इस बीच में मां के स्वस्थ होने पर अपने माता पिता को पूरी बात बताकर इस शादी के लिए तैयार कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पति पत्नी होते हुए भी लगभग 18 महीने तक किरण और रोहतास एक दूसरे से अलग अपने अपने घरों में रहे। उन दोनों के बीच केवल फोन पर ही रोज बातें हुआ करती थी। वे दोनों इसी बात से ही खुश और संतुष्ट थे। इसी बीच किरण आदमपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगामी पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई थी। रोहतास से भी वो बस छोड़कर गुड़गांव में कैब चलानी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन किरण की मां को उस पर शक हो गया। किरण घंटों तक फोन पर रोहतास से बातें किया करती थी। ये बात उसने अपने बेटे अशोक को बताते हुए कहा था कि ना जाने किरण घंटों तक फोन पर किससे बातें करती है। अशोक ने बहन से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो पहले ये पता लगाना चाहता था कि किरण किससे बातें करती है। मौका मिलने पर एक दिन अशोक ने जब किरण का फोन चेक किया तो रोहतास का नाम सामने आया। वो रोहतास से फोन पर बात ही नहीं करती थी, बल्कि व्हाट्सएप से भी दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजते थे। तमाम मैसेज अशोक ने देखे तो उसका खून खौल उठा। उसने किरण से रोहतास के विषय में पूछा तो किरण ने झूठ बोलने के बजाय साफ बता दिया कि रोहतास उसका प्रेमी है और वो दोनों शादी कर चुके हैं। क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और बात को छिपाने से कोई फायदा भी नहीं था। मौका मिलने पर वो खुद भी तो घर वालों को ये बात बताना चाहती थी। भाई ने पूछ लिया तो किरण ने सब बता दिया। किरण की इस बात से जैसे घर में भूचाल सा आ गया। अशोक और उसकी मां ने किरण की जमकर पिटाई की। उन्होंने धमकी भी दी कि रोहतास को भूल जाए, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन किरण अपनी किसी बात से टस-मस नहीं हुई। उसे इस बात का पहले से एहसास था कि शादी वाली बात घर वालों को पता चलने पर यह सब तो होना ही था। इसलिए उसने अपने आप को इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था।
इसके बाद किरण को घर में कैद कर लिया गया। 22 जनवरी 2017 को अशोक ने किरण के पति रोहतास को फोन करके धमकाया कि वो किरण से अपने संबंध खत्म कर ले, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये भी कहा कि वो इस शादी को भूल जाए। इसके बाद 9 फरवरी 2017 को किरण ने किसी तरह फोन द्वारा रोहतास को बता दिया कि उनकी शादी के बारे में घर वालों को पता चल गया है और अब वे सब उस पर जुर्म ढा रहे हैं, जल्दी कुछ करो। इससे पहले कि रोहतास कुछ करता, 9-10 फरवरी 2017 की रात अशोक ने अपनी मां के सामने ही किरण को पहले प्यार से काफी समझाने की कोशिश की। किरण को बताया गया कि रोहतास जाति का सैनी है और हम जाट है। ऊपर से रोहतास और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क भी है, वो मामूली परिवार से है। अशोक ने किरण को ऊंच नीच, जाति पाति और मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए रोहतास से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, लेकिन किरण पर अपनी मां और भाई की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात पर कायम रहते हुए कह दिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रोहतास मेरा पति है और पति रहेगा। मैंने अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर उसे अपने मन से पति स्वीकार किया है, इसलिए उसे हरगिज नहीं भुला सकती। किरण की बात सुनकर अशोक के तन बदन में आग लग गई। वो उसकी चोटी पकड़कर कमरे में ले गया और उसने जबरदस्ती किरण से एक रजिस्टर पर एक नोट लिखवाया। इसके बाद अशोक किरण को छत पर ले गया और उसे एक गिलास में कोई जहरीला पदार्थ मिला पानी जबरदस्ती पिला दिया। पानी पीते ही किरण को उल्टी हो गई, पर तब तक जहर अपना असर दिखा चुका था। कुछ देर तड़पने और छटपटाने के बाद किरण की मौके पर ही मौत हो गई थी। किरण की हत्या करने के बाद अशोक उसकी शव को वहीं छत पर ही रजाई से ढककर नीचे आकर अपने कमरे में सो गया था। किरण के पिता दरोगा सुरेश सिंह उस समय अपनी ड्यूटी पर रोहतक थाने में थे। उन्हें शायद किरण की हत्या के बाद ही बताया गया था। अपने बेटे को इस हत्या के केस से और बेटी की बदनामी से बचाने के लिए अगली सुबह गांव में ये बात फैला दी गई कि किरण की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद आनन फान में बिना पुलिस या किसी अन्य को सूचना दिए किरण का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किरण रोजाना रोहतास को फोन किया करती थी। जब 2 दिन गुजर जाने पर भी किरण का फोन नहीं आया और न ही डायल करने पर उसका फोन मिला, तो रोहतास को चिंता होने के साथ दाल में कुछ काला दिखाई देने लगा। उसने अपने स्तर पर किरण के गांव किसी को भेजकर पता लगवाया तो जानकारी मिली कि पिछली 10 तारीख को किरण की मौत हो गई थी और उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। ये खबर सुनकर रोहतास की तो दुनिया ही वीरान हो गई। उसे पक्का विश्वास था कि किरण की हत्या कर दी गई है। रोहतास ने ये बात सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान को बताई। संजय चौहान रोहतास को साथ लेकर तत्कालीन डीएसपी भगवान दास से मिले और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। मामला ऑनर किलिंग और 2 अलग अलग जातियों के परिवारों से संबंधित था। ऐसे में जातीय दंगा भड़कने का खतरा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी भगवान दास ने ये सूचना तत्कालीन एसएसपी राजेंद्र मीणा को दे दी। एसएसपी के दिशा निर्देश पर डीएसपी ने थाना सदर के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसी दिन थाने के पास ही रोहतास और संजय चौहान ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को इस बात की पूरी जानकारी दे दी। किरण की हत्या और रोहतास के साथ हुए अन्याय को मीडिया कर्मियों ने विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाना शुरू कर दिया। इस खबर के बाद क्षेत्र में हंगामा उठ खड़ा हुआ। कई समाज सेवी और महिला संगठन सड़कों पर उतर आए थे। किरण के हत्यारे माता पिता और भाई की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठने लगी थी। हर गली नुक्कड़ पर इस घटना की चर्चा होने लगी थी। कोई इसे उचित ठहरा रहा था तो कोई अन्याय कह रहा था। पुलिस प्रशासन ने इस मामले से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी। रोहतास की शिकायत पर 14 फरवरी 2017 को थाना सदर में किरण के भाई अशोक और अन्य लोगों के खिलाफ किरण की हत्या का मुकदमा धारा 302, 201, 506 और 34 के तहत दर्ज कर लिया गया था। पुलिस उसी रात जुगलाना गांव पहुंच गई। पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर किरण के बारे में जानकारी जुटाई। देर रात पुलिस ने रोहतास की सुरक्षा के मद्देनजर उसे एक गनमैन दे दिया था, क्योंकि अशोक ने रोहतास को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दूसरे ऐसे गंभीर माहौल में रोहतास की सुरक्षा अति आवश्यक बन गई थी। अगली सुबह पुलिस ने जुगलाना गांव जाकर अशोक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। अशोक की गिरफ्तारी के बाद थाना सदर और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मृतका किरण के कमरे का बड़ी बारीकी से मुआयना किया और कुछ चीजों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस परिवार के लोगों, गांव के प्रमुख लोगों और सरपंच को साथ लेकर शमशान घाट पहुंची। अशोक की निशानदेही पर उस जगह की पहचान करवाई गई जहां किरण का अंतिम संस्कार किया गया था। शमशान से पुलिस ने हड्डियां
और राख के सैंपल लिए और उन्हें लैब में भेजने के बाद डीएनए टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के साथ ही किरण द्वारा लिखा गया बताया जाने वाला नोट भी टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था ताकि लिखाई की जांच की जा सके। क्राइम टीम ने छत पर उस जगह की मिट्टी के सैंपल भी लिए जिस जगह जहरीला पानी पीने के बाद किरण ने उल्टी की थी। इस काम से फारिग होने के बाद 16 फरवरी को अशोक को अदालत में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया ताकि उससे मृतका का मोबाइल फोन व इस केस से जुड़ी अन्य चीजें बरामद की जा सके। रिमांड अवधि में पुलिस ने कई सबूत जुटाए। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने अशोक को अदालत में पेश करके जिला जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस समय इस केस की चार्जशीट अदालत में फाइल कर दी थी। ये केस जिला और सत्र न्यायालय में 1 साल 10 महीने तक चला था। बचाव पक्ष की तरफ से इस केस को ललित गोयल लड़ रहे थे और अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस की पैरवी सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के वकील जतिंदर कुश कर रहे थे। अदालत में डीएनए की रिपोर्ट भी पेश की गई थी जो शमशान से उठाई गई मृतका की हड्डियों के डीएनए और मृतका के भाई अशोक के डीएनए से मैच कर गई थी। लेकिन पुलिस ने छत से उल्टी के जो सैंपल लिए थे उनकी जांच रिपोर्ट से ये बात साबित नहीं हो सकी कि मृतका को जहर देकर मारा गया था। जहर की बात रोहतास ने ही पुलिस व अन्य लोगों को अपने बयान में बताई थी। इस केस में नया मोड़ उस समय आया था जब मृतका के पति रोहतास ने अदालत में अपनी गवाही देने से मना कर दिया था। साथ जीने की कस्में खाकर शादी के बंधन में बंधने के बाद जब किरण की हत्या कर दी गई तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय रोहतास गवाही से ही मुकर गया। उसने अपने बयान में अदालत को बताया था कि उसे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। उसने अपने तौर पर पता लगा लिया है कि किरण की मौत प्राकृतिक तरीके से हुई थी। रोहतास के इस बयान के बाद सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने किरण हत्याकांड के मुकदमे की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। ट्रस्ट के वकील जतिंदर कुश ने 5 सितंबर 2018 को अदालत में एक पिटीशन दायर कर प्रार्थना की थी कि अभियुक्त अशोक के पिता पुलिस में है, जिसकी वजह से सदर पुलिस ने सनातन धर्म ट्रस्ट के पद अधिकारियों की ना तो गवाही दर्ज की थी और ना ही किसी रजिस्टर या दस्तावेज को चेक किया था, जबकि इस केस में उनकी गवाही की बड़ी अहमियत है। ट्रस्ट की प्रार्थना स्वीकार कर अदालत ने 14 सितंबर को ट्रस्ट के उस रजिस्टर को चेक किया जिसमें शादी के बाद अपने हस्ताक्षर करते समय किरण ने अपनी हत्या होने की आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद सनातन धर्म ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान के बयान भी अदालत में दर्ज किए गए थे। तमाम गवाहियों और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अतिरिक्त सेशन जज डॉक्टर पंकज ने अशोक को किरण की हत्या का दोषी ठहराते हुए फैसले की तारीख 5 दिसंबर 2018 तय कर दी थी। न्यायाधीश डॉक्टर पंकज ने इस केस में अपना फैसला निर्धारित तिथि को दिन के 3:58 पर सुनाया था। इस फैसले से ठीक 10 मिनट पहले दोषी अशोक के थानेदार पिता सुशील उठकर अदालत से बाहर चले गए थे। वो शायद पहले से ही जानते थे कि फैसला उनके पक्ष में नहीं होने वाला है। दोषी अशोक को सजा सुनाने से पहले जज साहब ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था, जो ऐसी साजिश करते हैं वो याद रखे कि फांसी का फंदा उनका इंतजार कर रहा है। अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध मानते हुए किरण की हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी को फांसी की सजा और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा 201 के तहत 7 साल के कठोर कारावास की सजा का हुक्म भी दिया। तभी मुजरिम अशोक ने अदालत से कम सजा करने की अपील करते हुए कहा था कि उसकी मां को कैंसर है और वो अक्सर बीमार रहती है। पिता को अपनी नौकरी से समय नहीं मिलता है, ऐसे में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पर अदालत ने उसकी अपील को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे अपराधी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। सजा सुनने के बाद अशोक का सिर शर्म और पश्चाताप से नीचे झुक गया था। किरण की मौत से पहले सन 2017 तक हिसार के गांव जुगलाना में थानेदार सुरेश का हंसता खेलता परिवार था। 4 लोगों के छोटे से परिवार में बेटी की मौत हो गई और उसकी हत्या के अपराध में बेटा जेल चला गया। पत्नी को कैंसर है और सुरेश स्वयं ड्यूटी पर बाहर रहते हैं। कैंसर से पीड़ित पत्नी अब बिना किसी सहारे के घर में अकेली रहेगी। आखिर क्या मिला ऐसी मूछ बचाकर? ध्यान से सोचा जाए तो अशोक ही अपने घर को उजाड़ने का कसूरवार निकला। जिस समाज के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था, अब वो समाज और समाज के ठेकेदार कहाँ है? दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। फतेहपुर के थाना प्रभारी अमित शर्मा को किसी ने फोन करके सूचना दी कि सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास सड़क किनारे एक एक्सवी कार के अंदर किसी आदमी का शव पड़ा है। सुबह सुबह शव मिलने की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए।
उसी समय वो एसआई अजय प्रताप गौड़, एसआई रघुनाथ सिंह, दीपचंद, ब्रिजेंद्र, हेड कांस्टेबल संजय, सचिन और महिला सिपाहियों उषा व अल्पना के साथ घटना स्थल की तरफ चल दिए। घटना स्थल वहां से 3-4 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो 10 मिनटों में ही वहां पर पहुंच गए। मौके पर काफी लोग जमा थे। वहां खड़ी एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति का शव पड़ा था। कार के पायदान पर भी खून पड़ा था। मृतक की उम्र करीब 40 साल के आसपास थी। उसका गला कटा हुआ था। मृतक शायद आसपास के क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं सका। चेहरे मोहरे से मृतक किसी संपन्न परिवार का लग रहा था। लोगों ने बताया कि उन्होंने ये कार आज सुबह तब देखी थी जब वे अपने खेतों की ओर जा रहे थे। लोगों ने ये भी बताया कि ये कार सुबह लगभग 4-5 बजे से यहाँ पर खड़ी है। उस समय अंधेरा था। कार की ड्राइविंग सीट की ओर की खिड़की खुली हुई थी व कार का इंजन स्टार्ट था। पहले तो उधर से गुजरने वाले लोग कार को नजरअंदाज करते रहे, मगर जब 7 बजे सूरज की रोशनी बढ़ी तब ग्रामीणों ने कार के अंदर पड़े लहूलुहान शव को देखा था। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय, एसपी विद्यासागर मिश्रा तथा एसएसपी दिनेश कुमार पी को भी दे दी। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद कुछ गांव वालों की सहायता से शव को कार से बाहर निकाला और उसका निरीक्षण किया। कुछ ही देर में एसएसपी दिनेश कुमार पी, एसपी विद्यासागर मिश्र और सीओ रजनीश कुमार भी वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ आ गए। तीनों अधिकारियों ने भी शव का मुआयना कर इस हत्याकांड के बारे में वहां पर खड़े लोगों से बात की। इसके बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी शर्मा को आरटीओ से कार मालिक का पता लगाने व केस को खोलने के निर्देश दिए। पुलिस ने जब मृतक की तलाशी ली तो जेब से कुछ कागजात, मोबाइल फोन तथा पर्स में रखी नकदी मिली। पर्स में मिले पैसे और मोबाइल फोन से इस बात की तो पुष्टि हो ही गई थी कि उसकी हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच का काम निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने कार मालिक की जानकारी करने के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया। परिवहन विभाग से पता चला कि उस नंबर की कार सुभाष चंद्र पुत्र ओमपाल निवासी गांव महेश्वरी, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार मालिक के नाम की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने थाना भगवानपुर के एसओ से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी। भगवानपुर थाने की पुलिस ने जब गांव महेश्वरी में सुभाष चंद्र के घर पहुंचकर जब एक्सवी कार में शव मिलने की जानकारी दी तो सुभाष के भाई विश्वास ने बताया कि वो कल ही अपनी कार लेकर घर से निकले थे, इसलिए कार में शव मिलने की बात सुनकर विश्वास घबरा गया। वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जिला अस्पताल सहारनपुर पहुंच गया। विश्वास और उसके रिश्तेदारों को जब मोर्चरी में रखा शव दिखाया गया तो विश्वास वहीं पर बिलक पड़ा। उसने स्वीकार किया कि ये शव उसके भाई सुभाष चंद्र का ही है। इसके बाद तो सुभाष चंद्र के घर में भी कोहराम मच गया। पूछताछ करने पर विश्वास ने पुलिस को बताया कि सुभाष चंद्र काफी समय से लोक निर्माण विभाग रुड़की में ठेकेदारी कर रहे थे। पिछले दिन वो सुबह 9 बजे किसी काम से देहरादून जाने के लिए अपनी कार लेकर घर से निकले थे। शाम 4 बजे तक वो परिजनों से मोबाइल पर बात करते रहे। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। रात भर घर वाले बहुत परेशान रहे। सुभाष चंद्र के लापता होने पर घर वालों ने उन्हें आसपास रहने वाले रिश्तेदारों व उनके मित्रों के यहाँ तलाश किया। विश्वास से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सुभाष चंद्र के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई और सुभाष चंद्र के बेटे दीपक चौधरी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस हत्याकांड की विवेचना स्वयं थाना प्रभारी ने ही संभाली। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने परिजनों से पूछा कि सुभाष चंद्र की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी। इस सवाल के जवाब में परिजनों का कहना था कि वो काफी मिलनसार थे तथा वो सहकारिता की राजनीति में सक्रिय थे। वो इकबालपुर गन्ना समिति में निदेशक भी रह चुके थे। पुलिस को सुभाष चंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी, जिसमें उनकी मौत का कारण गला कटना व गला कटने से ज्यादा खून निकलना बताया गया था। कॉल डिटेल मिलने पर पुलिस ने जब सुभाष चंद्र के मोबाइल पर आए नंबरों की जांच की तो पुलिस को एक नंबर पर संदेह हुआ। वो नंबर सहारनपुर के थाना सदर अंतर्गत मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरशद का था। जब पुलिस ने अरशद के विषय में जानकारी जुटाई तो पुलिस को संदेह हो गया कि सुभाष की हत्या में इसका ही हाथ हो सकता है। पुलिस के एक मुखबिर ने जानकारी दी कि 2 दिसंबर 2019 को सुभाष चंद्र की एसयूवी कार अरशद के घर के बाहर देखी गई थी। इसके अलावा मुखबिर ने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि अरशद तंत्र मंत्र का काम करता है। ये जानकारी मिलने पर एसएसपी ने थाना प्रभारी अमित शर्मा को अरशद से पूछताछ के निर्देश दिए।
अगले दिन 5 दिसंबर 2019 को थाना प्रभारी ने अरसद के गणेश विहार स्थित मकान पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। तब एक युवक ने दरवाजा खोला। वो युवक पुलिस को देखकर सकपका गया और घबराकर अंदर की ओर भागा। उसे भागता देखकर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू कौन है तथा अरसद कहाँ है। युवक ने घबराते हुए बताया कि मेरा नाम वकील उर्फ सोनू है तथा अरसद यहीं दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। जब पुलिस टीम के साथ वकील नाम का वो युवक अरसद के कमरे में पहुंचा तो वहां बैठे अरसद को माजरा समझते देर नहीं लगी। अरसद पुलिस को देखकर थरथर कांपने लगा था। उन्होंने अरसद को हिरासत में ले लिया था। थाना प्रभारी ने उसी समय अरसद से पूछा, 2 दिसंबर को सुभाष चंद्र की कार तुम्हारे घर के पास देखी गई थी। उस रात तुम सुभाष के साथ गांव नानका के पास गए थे और वहीं उसकी कार में तुमने उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी के इस सवाल का अरसद कोई उत्तर नहीं दे सका और चुपचाप हो गया। थोड़ी देर चुप होने के बाद अरसद बोला, सर आपको जब इस बारे में पता चल ही गया है तो आपसे कुछ छिपाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद अरसद ने पुलिस को जो जानकारी दी वो इस प्रकार से थी। सुभाष रुड़की में ठेकेदार थे। वो अपने परिवार के साथ हरिद्वार के महेश्वरी गांव में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा दीपक और एक बेटी थी। करीब 2 साल पहले सुभाष के ही एक दोस्त अतीत कटारिया उनकी मुलाकात सहारनपुर के ही मोहल्ला गणेश विहार निवासी अरसद से कराई थी। अरसद तंत्र मंत्र का काम करता था। अतीत कटारिया ने उन्हें बताया कि ये पहुंचे हुए तांत्रिक है। उसने बताया कि ये तंत्र मंत्र द्वारा रकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लालची स्वभाव के सुभाष चंद्र को इस बात पर विश्वास हो गया तो उन्होंने अरसद को 3.5 लाख रुपए दे दिए थे और इस रकम को 1 करोड़ रुपए में बदलने को कहा था। 2 महीने तक सुभाष चंद्र की रकम नहीं बढ़ी तो उन्होंने तांत्रिक अरसद से अपने पैसे मांगे। अरसद पैसे देने में आनाकानी करने लगा तो ठेकेदार ने उस पर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसने उस तांत्रिक को पैसे देने के लिए धमका भी दिया। इससे तांत्रिक अरसद बहुत चिंतित रहने लगा। इसलिए तांत्रिक अरसद ने अपने दोस्तों टिल्लू और वकील उर्फ सोनू के साथ मिलकर सुभाष ठेकेदार को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। योजना के अनुसार अरसद ने 1 दिसंबर 2019 को सुभाष को 1 करोड़ रुपए ले जाने के लिए 2 बड़े थैले लेकर अपने घर बुलाया। 2 दिसंबर को सुभाष चंद्र खुश होते हुए अरसद के यहाँ पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि आज अरसद उसे 1 करोड़ रुपए दे देगा। योजना के मुताबिक अरसद ने अपने घर पहुंचे सुभाष के लिए अपनी बीवी फिरदौस से चाय बनवाई। अरसद की बेटियां आजमा व नगमा ने उस चाय में नशे की गोलियां मिला दी। वो चाय सुभाष चंद्र को पीने को दी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सुभाष को बेहोशी सी छाने लगी तो उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया। रात होने पर अरसद के दोस्त वकील तथा टिल्लू भी वहां पर पहुंच गए। फिर सभी ने सुभाष को उठाकर उनकी कार में डाला। अरसद और वकील कार लेकर सहारनपुर देहरादून हाईवे पर गांव नानका के पास पहुंचे थे। टिल्लू भी बाइक से उनके पीछे पीछे पहुंच गया। सड़क किनारे कार खड़ी करके उन्होंने सुभाष चंद्र को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। फिर टिल्लू ने गाड़ी के अंदर जाकर सुभाष चंद्र के हाथ पकड़ लिए और वकील ने सिर पकड़कर पीछे की तरफ खींच दिया। तभी अरसद ने ड्राइविंग सीट की खिड़की खोलकर सुभाष का गला रेत दिया और चाकू से 3-4 प्रहार गर्दन पर भी किए। सुभाष चंद्र को ठिकाने लगाने के बाद वे बाइक से घर लौट आए थे। अरसद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने वकील से भी पूछताछ की तो उसने भी अरसद के बयान की पुष्टि कर दी। अरसद और वकील की निशानदेही पर पुलिस ने सुभाष चंद्र की हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, सुभाष के चाय में दी गई नशे की गोलियों का रैपर और अरसद के रक्त रंजित कपड़े अरसद के घर से ही बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस में धारा 120B व आर्म्स एक्ट की धारा 251/4 और बढ़ा दी। इसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी व एसपी विद्यासागर मिश्रा ने उसी दिन पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित करके ठेकेदार सुभाष चंद्र की हत्या का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। दूसरे ही दिन पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी अरसद की पत्नी फिरदौस के अलावा उसकी बेटियों आजमा व नगमा को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। छठा आरोपी टिल्लू फरार हो चुका था। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी अमित शर्मा केस की विवेचना पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भेजने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।